हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा ये एक रिवीजन सेशन होगा जिसमें मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं। तो ये आपका रिवीजन सेशन होगा। जनरली जो हमने पिछले सेशंस में जो एमसीक्यूज देख चुके थे उन्हीं को मैंने रिपीट कर बताया, उन्हीं को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर बताया इस वीडियो में फॉर योर अपकमिंग BBAU यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो जैसे कि आपको पता है, आपका BBAU यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कल से ही स्टार्ट होने वाला है और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स है वो है 23, 24 एंड 25। तो 23 से 25 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट शिफ्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। वो भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रखा है। अब मैं आपको बता दूं, आपका BBAU यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि आपका पेपर जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा एंड पार्ट बी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। सो मैं आपको बता दूं, पार्ट ए जो होता है आपका, ये आपका 50% पर बेस्ड होता है, जिसमें 50 MCQs होते हैं और आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए भी मिनिमम 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है, मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है। यानी अगर आप सेक्शन ए की भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर पाओगे। सो मैं आपको बता दूं, आपके प्रिपरेशन के लिए हमने रिवीजन पैकेज लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम आपको 1000 से भी ज्यादा MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं इस PDF में एंड 10 रिवीजन मॉक टेस्ट हमने रिवीजन मॉक टेस्ट आपके लिए डिजाइन कर रखा है जो कि 10 है। सो इस तरीके से हमारे इस रिवीजन मॉक टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में हमने 40 से 50 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं और इस PDF में 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है जो जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये जो रिवीजन पैकेज है इसको आप एक दिन में ही रीड कर सकते हो, ऐसा हमने ये कंटेंट डिजाइन कर रखा है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी रिवीजन पैकेज से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 30 से 40 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप देखोगे एग्जाम में कि आपको 30 से 40 क्वेश्चंस हमारे इसी रिवीजन पैकेज से आपको पूछे जाएंगे। जनरली जितने भी यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे उसमें हर एक बच्चे का हमें फीडबैक आया है कि हमारे इसी रिवीजन पैकेज से हमें उन्हें एग्जाम में डायरेक्टली 30 से 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक एग्जाम में तो डायरेक्टली 50 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, आपको जल्द से जल्द हमारे इस रिवीजन पैकेज को परचेस करना है और आपको एग्जाम में देखने मिलेगा कि इसी रिवीजन पैकेज से कई क्वेश्चंस हमारे इसी रिवीजन पैकेज से पूछे जाएंगे। तो इस रिवीजन पैकेज को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी इस रिवीजन पैकेज को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप से इस रिवीजन पैकेज को एक्सेस कर सकते हो। So that's it and let's begin with the video. सो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से ये नोटिस बता दूं जो कि आपके BBAU यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज हुई थी, जिसमें इन्होंने आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका स्केड्यूल बता रखा है। सो याद रखिएगा, आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा BBAU यूनिवर्सिटी का, आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ये आपका 23 टू 25 अप्रैल के बीच में होगा। और यहाँ पर इन्होंने स्केड्यूल बता रखा है आपको कि 23, 24 और 25 अप्रैल के दिन आपके 2 शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपको प्रॉपर आपके सब्जेक्ट्स देख लेने हैं कि आप किस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो और आपका प्रॉपर शिफ्ट देखना है और उस डेट पर आपको एग्जाम देना है। अब नेक्स्ट, बहुत स्टूडेंट्स के मुझे क्वेरीज आते हैं, आप अगेन मैं बोल रही हूँ अच्छी तरीके से आप वीडियो देख लीजिएगा कि स्टूडेंट्स का हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बारी कि सेंटर्स कहाँ पर हो गए इस यूनिवर्सिटी के। सो यहाँ पर नोटिस में उन्होंने लिखा है क्लियरली कि आपके जो सेंटर्स होंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, ये सिर्फ और सिर्फ BBAU यूनिवर्सिटी में ही होंगे। आपके सेंटर्स लखनऊ में ही आपके सेंटर्स होंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर जिन कैंडिडेट्स ने UGC नेट, CSIR, JRF ये सारे एग्जाम जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाइड कर रखे हैं उनको भी इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। ये यहाँ पर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने UGC नेट, CSIR, JRF ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हैं फिर भी आपको इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। सो आप प्रॉपर आपका स्केड्यूल देख लीजिएगा किस शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये थी नोटिस जिसको मैंने अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन कर दिया है और इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है और उस वीडियो की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। आप चाहे तो वो वीडियो को रिफर कर सकते हो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। If more than 2 values are there for analyzing mean difference, then which test is to be used? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे
जब हमें 2 से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनोवा, बिकॉज एनोवा टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम मोर देन 2 ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। ओके, जब भी हम 2 से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे, और जब भी हम सिर्फ 2 ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम टी टेस्ट एंड जी टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इस टॉपिक से 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही है। आप पेपर में आप इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन आप देख ही लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनोवा टेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम किस रिसर्च में यूज करते हैं। सो कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर आपका वाटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लांट ग्रोथ। आपको देखना है कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाएंगे, जैसे विंड, टेम्परेचर, सनलाइट। ओके, ये सारे आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक टर्म आ जाता है और एक वेरिएबल आ जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो रिसर्चर क्या करते हैं, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, और इसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप्स। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि है आपका इस केस में विंड और सनलाइट, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल या फिर कंट्रोल ग्रुप्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट, DOI stands for, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि DOI का फुल फॉर्म क्या होता है। सो पहले तो हम जानते हैं कि DOI होता क्या है। सो जब भी रिसर्च अपने रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश करता है तो उसको एक नंबर मिलता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सो अगर किसी को भी आपका या फिर रिसर्चर का आर्टिकल फाइंड करना है तो वो DOI नंबर के थ्रू आपके आर्टिकल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ई जर्नल इज डेटाबेस, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी जर्नल एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। तो डेटाबेस जहां पर बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और रिसर्चर यहाँ से अपने रिसर्च के लिए आर्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों भी आपके साइंटिफिक जर्नल्स है, या दैट्स वाई यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन ऑप्शन है स्कॉपस, यस यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्कॉपस एक ऐसा डेटाबेस है जहां से रिसर्चर अपने आर्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं, और स्कॉपस इज ओन्ड बाय एल्सेवियर कंपनी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sampling methods is based on probability? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी जजमेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन डी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो ये तीनों भी सैम्पलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में आता है, मेथड्स के टाइप है ये तीनों भी।
जहां पर रिसर्चर अपने जजमेंट्स, अपने ओपिनियंस और कन्वीनियंस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रिसर्चर एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेते हैं। इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को रिसर्चर होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं और होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने ओपिनियन को आगे नहीं रखते हैं, बल्कि रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following tools is good for thesis report? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च में थीसिस किस टूल में लिखते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, जिसमें आप डेटा को एनालाइज करते हो, ये डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल आपका डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल में रिसर्चर थीसिस को नहीं लिखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, और जिसमें रिसर्चर रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ना कि थीसिस लिखते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में रिसर्चर अपने थीसिस को लिखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which help researchers all over the world to work together in collaboration। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से रिसर्चर पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे हमने अभी देखा, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें रिसर्चर थीसिस राइट करते हैं। सो वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है कि रिसर्च में किसी और रिसर्चर के कंटेंट, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। सो प्लेजरिज्म भी एक ऐसा टूल नहीं होता है जिसके थ्रू रिसर्चर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, आईसीटी। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आप नेम में मीनिंग देख रहे हो, कम्युनिकेशन। सो ये आईसीटी एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर और जो भी रिसर्चर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना है, सो इस टूल के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट और कोलैबोरेशन करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Moving on to the next question, qualitative data uses। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करता है। ओके, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा में कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट हम यूज करेंगे। जैसे मान लो शर्ट्स की साइजेस है। ओके, अब यहाँ पर आपने शर्ट के साइजेस को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया कि ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया, शर्ट को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया। दैट्स वाई आपके नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आएगा। ओके, देन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, शर्ट के साइजेस को पहले आपने स्मॉल लिया, फिर स्मॉल से मीडियम में आए। आपने ऐसा थोड़ी ना किया कि स्मॉल से डायरेक्ट लार्ज पे चले गए। ओके, स्मॉल से आपने प्रॉपर मीडियम लिया, मीडियम से उससे थोड़ा सा एक साइज बड़ा लार्ज ले लिया। ओके, मीन्स यहाँ पर आपने ऑर्डर फॉलो किया है। मीन्स यहाँ पर आप क्वालिटेटिव डेटा में आप ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट भी यूज करेंगे। मीन्स इस शर्ट की साइज में आपने एक ऑर्डर फॉलो किया। ओके, दैट मीन्स आप क्वालिटेटिव डेटा में नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करते हो। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, रेशो एंड इंटरवल। सो रिमेंबर, रेशो और इंटरवल में आप
क्वांटिटेटिव डेटा में आप इस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हो, बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा में और यू कैन से नॉमिनल और ऑर्डिनल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके और क्वालिटेटिव डेटा में नंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते, वैसे हमने देखा नॉमिनल और ऑर्डिनल में कोई नंबर्स नहीं ज्यादा इन्वॉल्व होते। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटेटिव डेटा यूजेस नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, either nominal or ordinal scale. Next question. In an aquaculture study, the following variables were measured on each fish: gender, initial weight, body temperature, weight gain. The scale of these four variables in order are. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक स्टडी की गई, एक एक्वाकल्चर स्टडी की गई, मीन्स पानी से रिलेटेड कुछ स्टडी की गई, और इस स्टडी में फिश पर स्टडी की गई, और जैसे उनके फिश के वेरिएबल्स जैसे जेंडर, इनिशियल वेट, बॉडी टेम्परेचर, वेट गेन, इन सारे वेरिएबल्स पर स्टडी की गई। सो ये जो 4 वेरिएबल्स है, ये इन 4 वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए रिसर्चर कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके सो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल है जेंडर। सो जेंडर को रिसर्चर फिश के जेंडर्स को रिसर्चर उनके क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं हम, तो वो हम नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हैं। तो यहाँ पर जेंडर को क्लासिफाई करने के लिए रिसर्चर नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। देन इनिशियल वेट मीन्स इनका वेट देखने के लिए कि कितना वेट है। सो वेट को नंबर्स में आइडेंटिफाई करते हैं। ओके वेट आपका नंबर्स में होता है, दैट्स वाई यहाँ पर नंबर्स में हो रहा है। सो आप यहाँ पर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को आप बॉडी टेम्परेचर मीन्स आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका जीरो नहीं हो सकता, आपको बॉडी टेम्परेचर में जीरो की कोई मीनिंग नहीं होता है। दैट्स वाई आप यहाँ पर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, जीरो आपका आर्बिट्री रहता है। देन आपका है वेट गेन। वेट गेन अगेन ये रेशो में आएगा। अगर ये देखना है रिसर्चर को कि ये पर्टिकुलर फिश का कितना वेट गेन हो गया, सो कोई फिश का वेट गेन होगा, कोई फिश का वेट गेन नहीं होगा, मीन जीरो वेट गेन होगा। तो जीरो वेट गेन है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका रेशो होगा। रेशो में जीरो का कुछ मीनिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर रिसर्चर फिश के जेंडर को मेजर करने के लिए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। इनिशियल वेट को मेजर करने के लिए रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि वेट जीरो भी हो सकता है। ओके देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रिसर्चर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, और उसी तरह बॉडी टेम्परेचर में जीरो का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। देन वेट गेन के लिए रिसर्चर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज वेट गेन जीरो भी हो सकता है। सो रेशो में आपके जीरो का मीनिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉमिनल, रेशो, इंटरवल एंड लास्ट इज रेशो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। First question, the result undertaken to find the solution to a particular problem faced by a particular organization is dash research. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस किया है, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन किस रिसर्च का यूज करेगी। ओके सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही वर्ड पर फोकस करना है, विच इज पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कभी भी आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ये दोनों वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। सो यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है आपको फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। बट फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है विच इज रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। सो अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई फेनोमेना को एज इट इज
डिस्क्राइब करते हैं। और अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। दैट्स वाई अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरवल स्केल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट इंटरवल स्केल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑन एन इंटरवल स्केल इज ऑलवेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंटरवल स्केल में हमारी जो भी वैल्यूज होती है हम उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर में आपकी फर्स्ट डेट आती है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन। सो आप जैसे देखते हो फर्स्ट और सेकेंड डेट के बीच में आपका 24 आवर्स का गैप होता है, ऐसे सेकेंड और थर्ड के बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है, देन थर्ड और फोर्थ जो डेट होगी इसके बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है। सो आपका जो डिफरेंस हो रहा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स सेम ही है, हर डिफरेंस हर एक डेट्स के बीच में सेम डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इंटरवल स्केल्स में हमारी जो भी वैल्यूज होती है उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इंटरवल डेटा सेट्स हैव नो ट्रू जीरो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरवल स्केल्स में आपके जीरो वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, देन ऑप्शन सी, यूजिंग इंटरवल डेटा यू कैन कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज क्वांटिटेटिव डेटा में हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। सो इस इंटरवल स्केल मेजरमेंट में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के यूज से भी डेटा को मेजर कर सकते हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल टूल है आपके पास मीन, मीडियन, मोड। सो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों भी करेक्ट हो जाएगा अबाउट इंटरवल स्केल। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. So students, I hope the concept of scales of measurements is clear to everyone. And first question, what are the conditions in which type 1 error occurs? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। अब जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, देन उस प्रॉब्लम पर बेस्ड रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। अब हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है, और उसी अजम्पशन और उसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं देखने के लिए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अब समटाइम क्या होता है, रिसर्चर से कुछ हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मिस्टेक हो जाती है और उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। अब रिसर्च में दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1 एरर एंड सेकेंड इज टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर होता कब है। सो इस टेबल से हम देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। सो टाइप 1 एरर होता कब है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे तब हमारी फर्स्ट टाइप 1 एरर होगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइप 2 एरर कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और रिसर्चर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। सो टाइप 1 एरर जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और रिसर्चर फिर भी उसको रिजेक्ट कर लेते हैं, तब होती है आपकी टाइप 1 एरर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन सोर्स होता है जिसमें हम किसी और रिसर्चर, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन और यू कैन से कंटेंट यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। सो रिमेंबर, डेटा कलेक्शन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद अपने डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं बाय इंटरव्यूज के थ्रू,
सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर किसी और ऑथर्स का या फिर किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट नहीं करते, रिसर्चर यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में किसी और लोगों का, किसी और ऑथर का, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करते हैं, सो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, सो रिसर्चर एक पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन के सब पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं और जिसे हम कहते हैं सैंपल। ओके, सो सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद सैम्पलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन होता क्या है कि आप जिन पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म करोगे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? अब जैसे आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, सो आप ये डिसाइड करोगे कि किन किन लोगों से मुझे डेटा मिल सकता है। सो आप क्या करते हो, सैम्पलिंग फ्रेम में उन लोगों की एक लिस्ट बना लेते हो। सो इसी लिस्ट को आप कहते हो सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम के बाद आप टेक्निक्स यूज करते हो कि किस टेक्निक से आप और किस मेथड से आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप सैंपल्स को रैंडमली सेलेक्ट करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करोगे, आप ये चूज करते हो। एंड नेक्स्ट आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो इस स्टेप में आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, आप टारगेट पॉपुलेशन में से उन लोगों के लिस्ट बनाते हो कि जिससे मुझे ऐसा लगता है मुझे इन लोगों से डेटा मिल सकता है, तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है पॉपुलेशन फ्रेम। पॉपुलेशन फ्रेम ऐसा कोई टर्म नहीं होता है रिसर्च में, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। तो ये आपका एक लिस्ट नहीं होता है, बल्कि ये आपकी एक मेथड होता है जिससे आप सैंपल्स को पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम थीसिस भी बोलते हैं, सो थीसिस का फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपने आपकी बुक्स में देखा होगा कि कंटेंट लिखा होता है और कौन सा कंटेंट और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है, आपको ये प्रॉपर मेंशन होता है। ऐसे ही थीसिस में और रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर इंडेक्स लिखते हैं। सो इंडेक्स आपके टाइटल पेज के बाद आता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी गिवन है अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आपके रिसर्च रिपोर्ट के और थीसिस के ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आते हैं। अपेंडिक्स में रिसर्चर क्या करते हैं, उनका जो प्रॉपर टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे रिसर्च परफॉर्म करे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स आपके रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक सेट ऑफ, और यू कैन से बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस। सो रेफरेंस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर कोई और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करता है। सो रिसर्चर उनका प्रॉपर नेम मेंशन करता है, सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस। और एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस और सेट ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। दैट्स व्हाई यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी भी आपके रिसर्च रिपोर्ट का थीसिस का फर्स्ट पेज नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टाइटल पेज। टाइटल पेज आपके रिसर्च रिपोर्ट का थीसिस का फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंफॉर्मेशन होती क्या है। अब
रिसर्चर अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो रिसर्चर जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, सो रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब रिस्पोंडेंट्स होते क्या है? तो रिस्पोंडेंट वो होते हैं जिनके थ्रू रिसर्चर क्वेश्चन सर्विस को फिल कराते हैं और उनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो रिस्पोंडेंट्स के थ्रू रिसर्चर को डेटा मिलता है। सो वो डेटा जो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के थ्रू मिलता है उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। अब कभी कभार रिस्पोंडेंट से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, वो कुछ और इंफॉर्मेशन भर देते हैं, कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन भर देते हैं। सो वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है, सो उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन को रिसर्चर करेक्ट करते हैं, या फिर वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है उसको क्लीन करते हैं, और वो आपका जो डेटा मिलता है उससे करेक्ट करने के बाद रिसर्चर को जो डेटा मिलेगा ये हो जाएगा रिसर्चर का प्रोसेस डेटा, और इसी प्रोसेस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रिवेंट अ रिसर्चर फ्रॉम ब्लाइंड सर्च एंड इंटेलेक्चुअल वंडरिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा टूल है जो रिसर्चर को प्रिवेंट करता है। ब्लाइंड रिसर्च मीन्स कहीं से भी अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर रहे बिना सोचे समझे, इंटेलेक्चुअल वंडरिंग बिना सोचे समझे कहीं से भी अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर रहे। सो ये इस चीज से बचने के लिए रिसर्चर के लिए कौन सा एक ऐसा टूल है जो रिसर्चर को इस चीज से प्रिवेंट करता है? सो वो टूल होता है आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो ये क्या होता है? रिसर्च डिजाइन में आप और रिसर्चर पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि रिसर्च में किस टाइप से मैं डेटा को कलेक्ट करूँगा, कौन से सैम्पलिंग परफॉर्म करके मैं रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करूंगा, कौन से टूल यूज करूंगा, किस चीज के थ्रू मैं क्या परफॉर्म करूंगा, क्या मैं इंटरव्यू सर्विस किसके थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करूंगा। ये सारी प्लानिंग रिसर्चर रिसर्च डिजाइन इस स्टेप में कर लेते हैं। तो रिसर्चर जब प्लान कर लेते हैं, जब कोई भी चीज प्लान होती है तो आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हो, आप कहीं और जिगजैग मैनर में नहीं चलते हो। सो रिमेंबर, रिसर्च डिजाइन एक ऐसा टूल होता है जो रिसर्चर को प्रिवेंट करता है कई और जगह से रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करने का, या फिर किसी भी कई सुनी बातों से रिसर्च करने से। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिसर्च डिजाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एच इंडेक्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एच इंडेक्स। तो व्हाट इज एच इंडेक्स? एच इंडेक्स होता क्या है? तो एच इंडेक्स किसी भी रिसर्चर या फिर किसी भी ऑथर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी रिसर्चर का एच इंडेक्स अगर ज्यादा है, मतलब उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, मीन्स उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, ऑथर लेवल मेट्रिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए यही बता रहा है कि एच इंडेक्स किसी भी रिसर्चर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ स्कॉलर्स आउटपुट। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एच इंडेक्स यही बताता है कि अगर किसी रिसर्चर का एच इंडेक्स बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स उस रिसर्चर का वर्क भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, देन ऑप्शन सी, मेजर्स क्वांटिटी विद क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ ऑथर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एच इंडेक्स ये भी मेजर करता है कि किसी भी रिसर्चर के पब्लिकेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी एच इंडेक्स मेजर करता है। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज। इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये एक टाइप का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। ओके, सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये ग्रेज जो पर्सन है दिस इज रिसर्चर। अब रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर अगर मान लो रिसर्चर मुंबई में है, सो रिसर्चर ने अपने ही आसपास के लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ओके,
और बाकी जो दूसरे सिटीज के लोग थे इनको यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया रिसर्चर ने। सो रिसर्चर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, रिसर्चर को जो इजी पड़ रहा था उसी के बेसिस पर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से, और ये ही उनके सैंपल्स बन गए। ओके, अब हम और अच्छी तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हो और आपके एरिया में, आप आपके एरिया में हो और आपके एरिया में 2-3 शॉप्स है। ओके सर, कुछ नजदीक है और कुछ दूर है। तो अगर आप कोई शॉप से कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, जो आपके नजदीक शॉप है आप उसी में जाओगे, आप दूर जाओगे क्या? नहीं, मीन्स आपको जो कन्वीनियंस लग रहा था, आपको जो इजी पड़ रहा था, आप नजदीक की शॉप में जाके जल्दी से सामान लेके आ जा सकते हो। ओके, बट दूर की शॉप में अगर आप जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए रिसर्चर भी यहाँ पर क्या किया, रिसर्चर ने अपने ही सिटी में जितने लोग थे उन्हीं को सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से और उनको अपना सैंपल बना लिया। सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जहां पर रिसर्चर सैंपल्स को अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है दिस इज द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है या नहीं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस होता क्या है ये देख लिया था, अब हम हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, इफ आई ऐड फर्टिलाइजर टू माई गार्डन देन माई प्लांट्स विल ग्रो फास्टर। सो यहाँ पे रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप देखते हो कि कोई सेंटेंस और कोई स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ मीन्स अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइजर ऐड करूंगी हो सकता है कि मेरे जो प्लांट्स है प्लांट्स फास्ट ग्रो करे। ओके, तो ये एक हाइपोथेसिस हो गया है, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गई, ये रिसर्चर की एक अजम्पशन है और ये रिसर्चर का कुछ गेसेस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इफ आई ब्रश माय टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटीज। मीन्स अगर, इफ मीन्स फिर से इफ आ रहा है, मीन्स अगर मैं डेली अपने टीथ को ब्रश करती हूँ तो कैविटीज नहीं डेवलप होगी। सो ये रिसर्चर के अगेन एक अजम्पशन है, गेसेस है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक टेम्पररी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी आपको हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल गिवन है। देन ऑप्शन सी, इफ आई टेक माई विटामिन्स एवरी डे देन आई विल नॉट फील टायर्ड। सो यहाँ पर अगेन आपको ऑप्शन सी में भी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये भी इफ से ही स्टार्ट हो रहा है, मीन्स अगर मैं विटामिन लेती हूँ एवरी डे देन मैं टायर्ड फील नहीं करूंगी। ओके, सो अगर से स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है मीन्स ये एक हाइपोथेसिस है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज all these are the example of hypothesis. Okay, next question, which of the following is an example of applied research। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल गिवन है। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सर्चिंग हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन। सो दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका एक जर्नल स्टेटमेंट है। जर्नल स्टेटमेंट हम फंडामेंटल रिसर्च में स्टडी करते हैं। सो ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा या अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैथमेटिकल थ्योरी। सो अगेन जैसा हमने देखा था फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपके लिए 3 वर्ड बहुत की वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरीज को डेवलप करता है। अब यहाँ पर कौन सी थियरी है, मैथमेटिकल थियरी है। सो फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थियरी डेवलप करता है ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके। सो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको जो एग्जाम्पल गिवन है ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा, अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट ऑफ क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज।
सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च में हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आपको अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल और कोई डेफिनेशन हो तो उसमें आपको दो वर्ड याद रखने हैं, एक होता है स्पेसिफिक और दूसरा होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर आपके डेफिनेशन में या फिर आपके ऑप्शंस में प्रैक्टिकल वर्ड और या फिर स्पेसिफिक वर्ड गिवन होगा, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हमें एक डिसीज को और ये जो कि एक स्पेसिफिक डिसीज है उसका ट्रीटमेंट रिसर्च फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या गिवन है हमें। A company wants to see how effective its vaccine is against COVID. The company decided to conduct several trials. Which of the following conclusion from the test is a type 2 error if the null is false? So friends, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कंपनी है और कंपनी को फाइंड आउट करना है एक वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अगेंस्ट कोविड। ओके, यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारे टेस्ट किए और हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए, जैसे आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी और सी में कंक्लूजन्स है, और हमें फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में से टाइप 2 एरर कौन सा होगा। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स है, फर्स्ट इज वैक्सीन एंड द नेक्स्ट वन इज कोविड। ओके, सो यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस बोलेगी वैक्सीन और कोविड ये दोनों भी वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है हमारी। सो उस केस में हमारा टाइप 2 एरर क्या होगा? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगेन हम टेबल में देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है, और हमने उस नल हाइपोथेसिस को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा जो ये एरर होगा ये टाइप 2 एरर होगा। ओके, मींस यहाँ पर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर टाइप 2 एरर होगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर बिकॉज वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड। ओके, so here option is the right answer. Then option B, vaccine is effective against COVID. So यहाँ पर हमारा null hypothesis क्या बता रहा था कि वैक्सीन और कोविड में कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें गिवन है कि नहीं, वैक्सीन और कोविड में वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड। सो यस, जब भी हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है दिस इज द करेक्ट डिसीजन। That's why here option B is incorrect. Then option C, data insufficient. So here option C is again incorrect because data तो sufficient है हमारे पास. That's why here option C is incorrect. So here correct option is option A. Vaccine is not effective against COVID. Okay. Next question. In experimental research, dash variables are used to explain relationships between the independent variable and dependent variable. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें एक्सप्लेन करता है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एक एग्जांपल है कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो यहाँ पर स्मोकिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। स्मोकिंग का अफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, स्मोकिंग का हम अफेक्ट देखते हैं लंग्स पर क्या हो रहा है, इसलिए लंग कैंसर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इस केस में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है जो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल इस केस में होगा आपका टिश्यू डैमेज, बिकॉज स्मोकिंग करने से क्या होता है आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, इसीलिए तो आपको लंग कैंसर हो रहा है। जब आप स्मोकिंग करते हो तो आपका टिश्यू डैमेज होता है, इसलिए आपको लंग कैंसर होता है। इसलिए यहाँ पर टिश्यू डैमेज आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा। सो इंटरवेनिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपका एज हो सकता है। ओके, देन
यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। हियर ऑप्शन ए आपको गिवन है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं रिसर्चर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसे हम करते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर एज जो कि हमारा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल, रिसर्चर इसको कंट्रोल करेगा थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट, उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताए उसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरवेनिंग वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, two-tailed hypothesis has rejection region on both sides. Second statement, one-tailed hypothesis has rejection on only one side. Which of the following statements are true? So students, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टू-टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। सो यस, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू-टेल हाइपोथेसिस टेस्ट में रिसर्चर दोनों भी साइड टेस्ट करते हैं ग्राफ के। ओके, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। सो यहाँ पर टू-टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, वन टेल हाइपोथेसिस जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पर हमें जैसे पता है वन टेल हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस और राइट टेल हाइपोथेसिस। ओके, सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो, और राइट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो। सो यस, वन टेल हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है। दैट्स व्हाई हियर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा सेट 30, 36, 26, 36। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और इस डेटा में हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मीन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन xi अपॉन n। सो सबमिशन मीन्स हमें जो भी डेटा गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन है उनको हमें ऐड करना है। तो हमें जो डेटा गिवन है हम इसको ऐड करेंगे 30, 36, 26 एंड 36, और जितने नंबर गिवन है टोटल 1, 2, 3, 4 उससे हमें डिवाइड करना होता है। सो आपको यहाँ पर एडिशन करना है, टोटल सारे नंबर्स को एडिशन कर लो, देन आपका आंसर आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 4। 128 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आपका जो इस डेटे का मीन जो होगा वो होगा 32। दैट्स व्हाई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 32। नेक्स्ट, dash is a list of books and other references that an author has used in preparing a research paper. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर एक आर्टिकल लिखता है तो उसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को क्या कहते हैं। तो उसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिसर्चर है और उस रिसर्चर ने अपने आर्टिकल में कोई एक ही किसी रिसर्चर की इंफॉर्मेशन यूज की है, तो यहाँ पर वो उस रिसर्चर का नेम प्रॉपर लिखेगा या फिर उस रिसर्चर को साइट करेगा। अब मान लो उसी रिसर्चर ने एक से ज्यादा अपने आर्टिकल में किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन ली है, मीन्स यहाँ पर एक से ज्यादा रेफरेंसेस हो जाएंगे। सो एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी समरी। समरी क्या होता है, आर्टिकल को शॉर्ट में डिस्क्राइब करने को हम समरी कहते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है कि रिसर्चर का जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक पर रिसर्चर अपने आर्टिकल में उस टॉपिक पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे किसी कोई फॉर्मूला दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया ताकि दूसरे रिसर्चर उस टॉपिक पर आगे रिसर्च कर सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज अपेंडिक्स में कोई लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस नहीं होते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली स्क्यूड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूड होगा तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में क्या रिलेशन होगा।
सो इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि नेगेटिव स्क्यू क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा मीन्स आपके जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो इमेज होगी आपकी मिरर इमेज दिखेंगे आपको। अगर आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बीच से कट कर रहे हो दैट मीन्स आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादातर झुका हुआ है। सो इस केस में आपका सबसे छोटी वैल्यू होती है मोड, देन मीडियन एंड लास्ट इज मीन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इस केस में। देन नेगेटिव स्क्यू क्या होता है? नेगेटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, मीन्स राइट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। तो इस केस में आपकी सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है मीन, फिर से ज्यादा मीडियन और सबसे हाईएस्ट होगी आपकी मोड। सो नेगेटिव स्क्यूड में आपकी मीन सबसे छोटा होता है, देन मीडियन एंड लास्ट इज मोड। सो ये कंडीशन होगी आपके नेगेटिव स्क्यूड में। दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन, मीडियन एंड लास्ट आएगा आपका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the variance of a set data is 196, then the standard deviation of the data is। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस की वैल्यू गिवन है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो अब हमें सब पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो मीन वैल्यू होती है, तो मीन से आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड हुआ है, मीन से कितना दूर है और अपना आपका डेटा कितना स्प्रेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। अगर आपके जो डेटा है वो मीन से नजदीक है मीन्स आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपका जो डेटा है वो ज्यादा स्प्रेड है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा है, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा कि वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो अब वेरिएंस की वैल्यू हमें गिवन है 196। हमें पता है 196 14 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी 14। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 14। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हो जाएगा 14। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट रिसर्च। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, एनी पर्सन कैन डू रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज कोई भी रिसर्च परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी रिसर्च को परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, टीचर अपनी क्लास में बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही है और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, सो टीचर क्या कर लेगी, अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेगी। ओके, टीचिंग मेथड टीचर चेंज कर लेगी जिससे बच्चे उस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो टीचर ने यहाँ पर क्या किया, टीचर ने रिसर्च परफॉर्म किया। ओके, सो ये भी एक टाइप का रिसर्च हो गया। सो एनी पर्सन कैन डू रिसर्च, दिस इज करेक्ट अबाउट रिसर्च। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, रिसर्च में बी विदाउट हाइपोथेसिस। सो इस स्टेटमेंट में आपके लिए एक न्यू वर्ड है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है और इसी अजम्पशन और इसी गेसेस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रग है और रिसर्चर को ये देखना है कि ये पर्टिकुलर ड्रग इस पर्टिकुलर डिसीज को क्योर कर रहा है या नहीं। तो रिसर्चर का अजम्पशन क्या होगा इस केस में कि हो सकता है शायद ये ड्रग इस डिसीज को क्योर करे। सो रिसर्चर का एक अजम्पशन है, रिसर्चर का मानना है, बस इसी मानने को, इसी अजम्पशंस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं और उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब कोई कोई रिसर्च ऐसी होती है जिसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम बस इतना देखेंगे कि ऐसे रिसर्च जो होती है विदाउट हाइपोथेसिस भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है, मुझे स्टडी करना है बटरफ्लाइज के बारे में
कि बटरफ्लाइज के आईज कैसे होते हैं, उनके कलर्स कैसे होते हैं, उनके विंग्स कैसे होते हैं, उनके मूवमेंट कैसे होते हैं। सो बस मैं क्या कर रही हूँ, मेरा नॉलेज एक्सपांड कर रही हूँ और मैं कोई एरिया को एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो यहाँ पर मुझे हाइपोथेसिस की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रही हूँ। सो इस केस में क्या होता है, रिसर्च में कभी कभार हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है, रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमैटिक। मीन्स रिसर्च ऑलवेज सिस्टमैटिक नहीं होती है, इसका मतलब है। बट हमने देखा था रिसर्च मस्ट ऑलवेज बी सिस्टमैटिक। रिसर्च सिस्टमैटिक होनी ही चाहिए। अगर आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक नहीं होती है तो आपकी रिसर्च इनवैलिड हो जाएगी। सिस्टमैटिक मीन्स व्हाट, आपको प्रॉपर स्टेप्स स्ट्रक्चर परफॉर्म करना होता है और आपको रैंडमली कोई भी स्टेप्स आप रिसर्च में परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च। और हमें क्वेश्चन में भी यही फाइंड करना है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च। दैट्स वाई आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस सेट 10, 12, 15 एंड 11। इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है और हमें वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। सो वेरिएंस इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन n। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको सारे टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। सो म्यू जो होता है आपका, ये होता है मीन, xi आपका होता है डेटा पॉइंट एंड n होता है आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। अब ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है इसमें मीन आपको गिवन है, सो हम पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होता है, तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो आप स्टेप्स के थ्रू जाइएगा, सो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वेरिएंस ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो मीन को हम म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो म्यू इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi अपॉन n। सो यहाँ पर जो डेटा में सारे पॉइंट्स गिवन है, डेटा पॉइंट्स, इसको आपको ऐड करना है। 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 11 डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 करना है आपको, ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन 4। सो ये आपका हो जाएगा 12। देन स्टेप 2 में, अब हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 2 में हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है आपको यही यूज करना है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो सबमिशन साइन। सबमिशन साइन कब यूज करते हैं, जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमको एडिशन करना है। सो इसी टर्म को यूज करते हुए आपको ये सारे टर्म्स को ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिए x1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x3 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x4 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो यहाँ पर आपका x1 क्या है, 10 माइनस मीन की वैल्यू क्या है, म्यू मीन्स यहाँ पर मीन होता है और मीन की वैल्यू आपकी है 12। सो यहाँ पर आपको 12 पुट करना है, ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है आपका 12। सो 12 और मीन की भी वैल्यू आपकी 12 है, सो माइनस 12 स्क्वायर आ जाएगा। प्लस x3 क्या है 15, 15 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस x4 क्या है 11, 11 माइनस 12 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n क्या है आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, कितने हैं टोटल 4। सो n की जगह पर आपको 4 पुट करना है। देन 10 माइनस 12 आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देन 11 माइनस 12 इज माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 माइनस 1 का, और माइनस में जब भी आपको कोई भी माइनस का स्क्वायर लेते हो आप, तो उसका हो जाता है प्लस आपका। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर हो जाएगा 14 अपॉन 4। 14 अपॉन 4 को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका वेरिएंस हो जाता है इस केस में 3.5। तो आपका वेरिएंस हो जाएगा 3.5। अगर इसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना होता तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करते हैं आप, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 आप डालते हो वैल्यू, एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना था और वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.5। सो बस आपको ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन में बस आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है, देन स्टेप 1 में मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करने के बाद इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हर एक टर्म को ऐड करना है, एंड देन आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करना है। बस आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद करना है और स्टेप्स याद रखने हैं। फॉर दिस क्वेश्चन वेरिएंस इज 3.5, so here option C is the right answer. So I hope students, the standard deviation, mean, median and more, the concept of everything is clear to everyone. And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.